आजकल इस कुर्रे अर्ज पर ऐसा कोई डॉक्टर नहीं होगा जिसने कभी डाइक्लोफेनेक को प्रिस्क्राइब ना किया हो, और इस कुर्रे अर्ज पर ऐसा इंसान नहीं होगा जिसने कभी डाइक्लोफेनेक का इस्तेमाल ना किया हो। लेकिन आजकल के हिसाब से तो फिर ये डाइक्लोफेनेक है क्या चीज़, इसको किस तरह इस्तेमाल किया जाता है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसा है, इसके पॉसिबल साइड इफ़ेक्ट्स क्या है, और ये इसके प्रिकॉशंस और वार्निंग्स क्या है, इसका प्रेगनेंसी में इस्तेमाल कैसा है, ये सारे पॉइंट इस एक वीडियो में डिस्कस किए जाएंगे। लेकिन जाहिर सी बात है, आपको वीडियो को फिर लास्ट तक देखना होगा ताकि आप इन तमाम पॉइंट्स को समझ सकें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका दोस्त फार्मासिस्ट आसिम जुनैद और आप देख रहे हैं हेल्थ ज़रूरी। डाइक्लोफेनेक को 1989 में मार्केट में लॉन्च किया गया था और इस वक्त इसका ब्रांड नेम था वोल्टरीन। जी हाँ, ये वोल्ट्रॉल और वोल्टरीन के नाम से वर्ल्ड वाइड में अवेलेबल है। इसके अलावा अब ये बहुत से जेनेरिक फॉर्म में भी अवेलेबल है, जैसे पाकिस्तान में ये टैक्लोरॉन, टैक्लो, वोरीन, आर्थोटेक और मुख्तलिफ किस्म के ब्रांड नेम के साथ अवेलेबल है। डाइक्लोफेनेक को टैबलेट फॉर्म में भी तैयार किया जाता है, डाइक्लोफेनेक को एंटेरिक कोटेड टैबलेट फॉर्म में भी तैयार किया जाता है, डाइक्लोफेनेक को इंजेक्शन फॉर्म में भी बनाया जाता है, डाइक्लोफेनेक को आई ड्रॉप्स के लिए भी बनाया जाता है, डाइक्लोफेनेक को टॉपिकल क्रीम की सूरत में भी बनाया जाता है। लिहाजा ये मुख्तलिफ किस्म के डोजेज फॉर्म में तैयार किया जाता है। डाइक्लोफेनेक 50 मिलीग्राम, 75 मिलीग्राम और 100 मिलीग्राम के यूजुअली टैबलेट फॉर्म में बनाया जाता है। डाइक्लोफेनेक को एक और ड्रग जिसे मिसोप्रोस्टोल कहते हैं उसके साथ कम्बिनेशन में बनाया जाता है, खासकर उन मरीजों के लिए जो मैदे के मरीज होते हैं, और वो आर्थोटेक और ओटेक के नाम से अवेलेबल है। What are the uses of डाइक्लोफेनेक? डाइक्लोफेनेक के इस्तेमालात क्या हैं? तो दोस्तों, डाइक्लोफेनेक एक एनाल्जेसिक ड्रग है, यानी ये पेन किलर दवाई है। लिहाजा जिस्म में कहीं पर भी दर्द हो उसके लिए डाइक्लोफेनेक को इस्तेमाल किया जाता है। दर्द चाहे सर का हो, दांतों का हो, जोड़ों का हो, हड्डियों का हो, पट्टों का हो, लो बैक पेन का मसला हो, चाहे औरतों में माहवारी का दर्द का मसला हो, स्प्रेन और स्ट्रेन यानी पट्टों में खिंचाव का मसला हो, इन सारे इंडिकेशंस में डाइक्लोफेनेक को इस्तेमाल किया जाता है। मैंने जो ये कहा कि हर डॉक्टर डाइक्लोफेनेक को प्रिस्क्राइब करता है या हर इंसान ने डाइक्लोफेनेक का इस्तेमाल ज़रूर किया होता है, तो उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि डाइक्लोफेनेक एक एंटीपायरेटिक ड्रग है, यानी ये बुखार को कम करने वाली दवा है। लिहाजा जितने भी मरीज़ डॉक्टर के पास आते हैं और उनको बुखार हो तो डॉक्टर फौरी तौर पर इंजेक्शन फॉर्म में डाइक्लोफेनेक को मरीज़ को दे देते हैं, या इसके अलावा टैबलेट फॉर्म में भी उनको दिया जाता है, जो कि वो दिन के मुख्तलिफ अवकात में इस्तेमाल करते हैं बुखार को कम करने के लिए। डाइक्लोफेनेक एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग भी है, यानी ये सोजिश को कम करती है। तो लिहाजा जिस समय कहीं पर भी जहाँ पर भी इन्फ्लेमेशन होगी तो उसको ख़त्म करने के लिए या कम करने के लिए डाइक्लोफेनेक का इस्तेमाल किया जाता है। अब डाइक्लोफेनेक किस तरह से काम करता है, जिसे हम कहते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो दोस्तों, डाइक्लोफेनेक अदर नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स की तरह ये भी बॉडी में यानी सेल में मौजूद एक एंजाइम जिसको बोलते हैं साइक्लोऑक्सीजनेज, ये उसको इनहिबिट कर देता है। उस एंजाइम को ब्लॉक करने के बाद बॉडी जो है या सेल फिर प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस नहीं कर पाता और इस तरह से इन्फ्लेमेशन और बुखार को कम कर देता है। ये हाउ टू टेक डाइक्लोफेनेक, डाइक्लोफेनेक को किस तरह लेना चाहिए, यानी इसका अमूमी खुराक क्या है। तो दोस्तों, डाइक्लोफेनेक का जो अमूमी खुराक है वो 75 से 150 मिलीग्राम डेली होता है, जो कि मरीज़ को 2 से 3 मरतबा लेना पड़ता है। और डाइक्लोफेनेक इसके अलावा इंजेक्शन फॉर्म में भी प्रिस्क्राइब किया जाता है, लेकिन डाइक्लोफेनेक का 12 साल की कम उम्र के बच्चों में इस्तेमाल बड़े एहतियात से करना चाहिए या सरे से करना ही नहीं चाहिए। या इसके अलावा हम ये कहेंगे कि आप हमेशा डाइक्लोफेनेक को अपने डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें। हर दवाई की तरह डाइक्लोफेनेक के भी कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं, तो आइए अब बात करते हैं डाइक्लोफेनेक के पॉसिबल साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। ये भी एक नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है, तो जितने भी एनसेड्स होते हैं ये तमाम के तमाम मैदे का मसला काज कर सकते हैं, जिसमें आ जाता है नौजिया और वोमिटिंग यानी कह का आना, डायरिया यानी पेट का ख़राब हो जाना, गैस्ट्रिक अपसेट हो जाना यानी मैदे में दर्द होना, इसके अलावा लॉस ऑफ एपेटाइट यानी भूख का न लगना, बस औकात इसकी वजह से हेडेक भी हो जाता है, और इसकी वजह से जो है तो बाज़ मरीज़ों को रैशेस भी हो सकते हैं। ये इसके कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं। डाइक्लोफेनेक की प्रिकॉशंस और वार्निंग की बात करते हैं, तो डाइक्लोफेनेक को सबसे पहले उन मरीजों में नहीं इस्तेमाल करना चाहिए जो ऑलरेडी डाइक्लोफेनेक के लिए क्या होते हैं, एलर्जिक होते हैं, या इसके किसी भी फॉर्म में यानी टैबलेट फॉर्म में कोई भी पाउडर मौजूद हो तो उससे अगर एलर्जिक हो तो इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। डाइक्लोफेनेक 2 फॉर्म में आते हैं यूजुअली, डाइक्लोफेनेक सोडियम और डाइक्लोफेनेक पोटेशियम। तो डाइक्लोफेनेक सोडियम का इस्तेमाल ब्लड प्रेशर के मरीजों में या फिर गुर्दों के मरीजों में नहीं करना चाहिए या बहुत तरीके से करना चाहिए। डाइक्लोफेनेक को हामला खवातीन में भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, या फिर ऐसी औरतें जो बच्चों को दूध पिलाती हैं जिसको लैक्टेटिंग मदर्स कहते हैं, तो इनमें बड़े एहतियात से इसका इस्तेमाल करना चाहिए। डाइक्लोफेनेक का इस्तेमाल एस्थमा के मरीजों में भी बड़े एहतियात से करना चाहिए, क्योंकि ये बाज़ औक़ात एस्थमा को मज़ीद ख़राब कर सकता है।
डाइक्लोफेनेक को मैदे के मरीजों में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि ये मज़ीद मैदे के अल्सर को बढ़ा सकता है या फिर ब्लीडिंग का ज़रिया भी बन सकता है। तो मैदे के मरीजों के लिए डाइक्लोफेनेक का इस्तेमाल करना ठीक नहीं है। डाइक्लोफेनेक का इस्तेमाल उन मरीजों के लिए भी ठीक नहीं है जो कि दिल के मरीज़ होते हैं। दिल के मरीजों में ये मज़ीद जो है हार्ट अटैक का ज़रिया बन सकता है। तो ये कुछ थी इसकी प्रिकॉशन और वार्निंग के हवाले से। अब हर ड्रग की कुछ दूसरे ड्रग के साथ कुछ ना कुछ इंटरेक्शंस होती है, तो डाइक्लोफेनेक की भी दूसरे ड्रग के साथ इंटरेक्शन हो सकती है, जिसमें से नुमाया तौर पर हमारे पास आ जाते हैं एंटीकोगुलेंट ड्रग्स। एंटीकोगुलेंट ड्रग्स जो है ये दिल के मरीजों में इस्तेमाल किया जाता है खून को पतला करने के लिए, जिसकी नुमाया एग्जाम्पल है हमारे पास वारफरीन। तो लिहाजा डाइक्लोफेनेक को वारफरीन के साथ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि ये मरीज को मज़ीद ख़राब कर सकता है। डाइक्लोफेनेक का इस्तेमाल जो है डायबिटिक्स ड्रग्स आती है। डायबिटिक्स पेशाब आवर अद्वियात होती है जो कि ब्लड प्रेशर के मरीजों को दी जाती है। तो ऐसी अद्वियात के साथ अगर हम इसका इस्तेमाल करेंगे तो ये डायबिटिक्स यानी पेशाब आवर अद्वियात के असर को कम कर देता है, जिससे वो फिर ऐसी अफादियत दिखा नहीं पाते हैं। डाइक्लोफेनेक का इस्तेमाल कॉर्टिकोस्टेरॉइड ड्रग्स जिसमें हमारे पास प्रेडनिसोलोन, बीटामेथासोन, डेक्सामेथासोन, इनके साथ भी नहीं करना चाहिए क्योंकि ये दवाइयाँ मिलकर जो है तो मैदे के अल्सर का बायस बन सकती है, या अगर मैदे का अल्सर है तो उसको मज़ीद ख़राब कर सकती है, बल्कि मैदे से खून रिश्ते तक का भी अमल कर सकती है, जिसको हम बोलते हैं गैस्ट्रिक अल्सरेशन और ब्लीडिंग। डाइक्लोफेनेक के हवाले से ये कुछ ज़रूरी मालूमात थी मेरे दोस्तों। इसके अलावा अगर हम फार्माकोकाइनेटिक्स के हवाले से बात करें मेडिकल स्टूडेंट के लिए, तो डाइक्लोफेनेक जो है ये रैपिडली और कम्प्लीटली एब्जॉर्ब हो जाता है मैदे से, और ब्लड में इसका बायोअवेलेबिलिटी तकरीबन 100% है, लेकिन ये एक्सटेंसिवली फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म का इफेक्ट का शिकार हो जाता है, और तकरीबन 99% की क्या है प्रोटीन बाइंडिंग भी है। तो ये इसका जो हाफ लाइफ है वो 1 to 2 आवर्स है, और इसकी ज़्यादातर जो मेटाबॉलिज्म होती है वो साइटोक्रोम 2C9 एंजाइम की ज़रिए होती है, और तकरीबन 40 से 60% तक का जो ड्रग है ये तकरीबन यूरिन में और कुछ जो है तो बाइनरी एक्सक्रीशन में बॉडी से इसका खराज होता है। तो ये थी खास मालूमात डाइक्लोफेनेक के हवाले से। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस हासिल करने के लिए हमारे चैनल हेल्थ ज़रूरी को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारे वाली तमाम आने वाली वीडियोज़ के हवाले से इंफॉर्मेशन और अपडेट्स मिलते रहे। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।